बाय मैडम। बाय मैम। बाय मैम। आप लोग है ना फोटो लो, बदतमीजी मत करो, ठीक है? चुप रहो, मुंह बंद रखो, फोटो लो, खत्म। ऊपर से कमेंट्स करते रहते हो। इस महिला के साथ कोई तो समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, इसीलिए अपनी भड़ास कभी कैमरामैन पे निकाल देती है तो कभी अपने फैंस पर निकाल देती है। एक बात माननी पड़ेगी, साले 4 लोग हो लेकिन क्या उत्पात मचा के रखे हो। सिर्फ 4 कहाँ जी, इनके जैसे लोग भी तो हमारी मदद कर देते हैं जी। राहुल गांधी ने बीजेपी को जिताने में जो योगदान दिया है वो काफी सराहनीय है। बीजेपी को राहुल गांधी का शुक्रगुजार होना चाहिए। मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बक! अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कितना भी काम कर लूं, आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा जो मेरे पिताजी ने आपसे लिया था। हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ, वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। तेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? हाँ? वो मेरा बेटा है, तेरा मालिक है वो। तमीज से पेश आ, उसे मूलचंद जी बोलो, मूलचंद जी। जाकर सॉरी बोलो उसे। क्या बोलेगा? मूलचंद जी सॉरी। हाँ, अब जाकर मेरी गाड़ी तैयार कर, ले जा रही हूँ मैं। बेचारे खड़गे साहब डूबती हुई कांग्रेस की लुटिया बचाने पर लगे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी सब मट्टी पलीत कर देता है। बाकी का जिस किसी भाई ने भी इस वीडियो को एडिट किया, आपकी क्रिएटिविटी को 100 तोपों की सलामी। वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। ज्यादा ख्वाब ना देखे, दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे किसी को। बिहार है, उनको तो इतना समझ होना ना चाहिए। इनकी यही ऐंठ इन्हें ले डूबी। ये भूल चुके थे कि जंगल राज अब जा चुका है और बिहार की जनता को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि इस जंगल राज को आप लोगों ने वापस नहीं आने दिया। ए थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चल, तो हमरा सामने ना बकवास ना, सुनते मुद्दे पर आते हैं, बकवास नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। पार्टी ना हो तुम, पार्टी ना हो, फेंक दिया भाजपा, मैं अपनी मां को भाजपा नहीं कर सकती। कैसे लग रहा है? प्रियंका भारती ने आज मेरे ऊपर छुपा। और प्रियंका भारती, अभी आपने एक और गलत बात बोली। आपने बोला उनको बीजेपी ने फेंक दिया, वो कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी। देखिए, अगर आपकी कोई पर्सनल रंजिश है, आप सुभाष को पसंद नहीं करती तो अलग विषय है। प्रियंका भारती ये न्यूज चैनल पर डिबेट करने नहीं जाती, क्योंकि डिबेट करने के लिए इनके पास कोई फैक्ट नहीं होते हैं, कोई पॉइंट्स नहीं होते हैं, तो बस ये लड़ने चली जाती हैं। किसी का मुंह मान लीजिए कि गोबर का जो चोट होता है, धप्प से जो गिरता है, उस पे मान लीजिए लिपस्टिक लगाया हुआ, एक लिपस्टिक ले लीजिए या ब्रश लेकर के गोबर जो होता है गिरा उस पे लगा दीजिए, तो आप एक छवि बनेगी। अब किसी का मुंह वैसा है तो क्या आप समाज के जो मानदंड हैं, जो पितृसत्तात्मक समाज ने बोला कि नहीं, नयन नक्श ऐसे होने चाहिए, गर्दन जो है सुराहीदार होनी चाहिए, नासिका जो है सुघड़ होनी चाहिए, है भवें जो है कमानीदार होनी चाहिए, काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरा रे, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सावदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये कर जाना। अजीत भाई जैसे लोग ही इनको सही से ट्रीटमेंट देते हैं। कटु सत्य बता रहा हूं जो शायद आरजेडी और विपक्ष के समर्थकों को सुनने में अच्छा न लगे। मैंने कम से कम 5-7 तेजस्वी यादव की रैलियों को कवर किया। कवर मतलब मैं दिखाता तो नहीं, गया देखने के लिए कि क्या हो रहा। आप यकीन मानेंगे, तेजस्वी यादव की रैली में अगर 5-6 हजार लोग पहुंचते थे तो दूसरी तरफ 10,000 वोट को वो कंसोलिडेट करते थे। वो आप पूछेंगे कैसे? वो मोटरसाइकिल से, वो गाड़ियों से इस कदर आक्रामक तरीके से रैलियों पर जाना, इस तरह से मुरेठा बांध करके और गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर बहुत ही आक्रामक तरीके से जाना। एक जो सड़कों पर, एक जो गांव में ऐसे जाते हुए लोगों को सामान्य लोग देख रहे थे, वो मन ही मन और हम लोगों से बातचीत में कहते थे कि भैया अभी चुनाव है, अभी सत्ता में नहीं आए हैं, तब यह हाल है, अगर आ गए तो ये क्या हाल होगा। ये उदंडता पूर्ण व्यवहार जो आरजेडी समर्थकों का सड़क पर चौराहों पर रहता है, उसमें कोई तब्दीली पिछले 20 वर्षों में नहीं आई और उसका एक रिएक्शन होता है। अब दूसरी बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि नीतीश कुमार को वोट आप क्यों नहीं दो। तेजस्वी यादव की रैली के कारण 5,000 वोट बढ़ते थे तो 10,000 वोट कम हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इतनी कड़ी मेहनत शिद्दत के साथ जितनी रैलियां कर रहे थे, वो इनडायरेक्टली बीजेपी को ही प्रॉफिट पहुंचा रहे थे, बीजेपी के ही वोट बैंक बढ़ा रहे थे। 275 से 305 तक सीट ये भाजपा की रहेगी, बाकी जितना कुछ कचड़ा बचेगा ना उसमें सब लोग मिलकर रहेंगे। मैं ये चीज आप ध्यान दीजिए। 350 से पार मान रहा हूँ जी। मैं इतना बता रहा हूँ, इतना फिक्स है, इतना फिक्स रहेगा और इलेक्शन की जरूरत नहीं है। तो फिर सीट की जरूरत नहीं है जब इलेक्शन नहीं हो रहा। तो ईवीएम का मतलब होता है कि कोई भी बटन दबाकर भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाए। बिहार का रिजल्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश के चुनावों पर मुल्ले भाई अदमुल्लो का आकलन चल रहा है
ये बैठकर इस बात पर मंथन नहीं कर रहे हैं कि इनकी पार्टियां चुनाव क्यों हारी, क्या कमी रह गई। ये बस ये आरोप लगाने पर लगे हुए हैं कि ईवीएम हैक हो गई, वोट चोरी हो गई, हमारी तो कोई गलती ही नहीं है और खुद की कोई गलती स्वीकार भी मत करना। अब आइए आप लोगों को मैं अपने एक्स के प्रोफाइल पर ले चलता हूँ, वहां से आप लोग इनका दोगलापन अच्छे से देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्वीट्स किए थे जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये हैं कविस अजीज, इन्होंने ओसामा जीत करा तो काफ़ी उनकी प्रशंसा की, तारीफ की है। यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर ईवीएम ओके है, वोट चोरी नहीं हुई है, ठीक है। थोड़ा नीचे ऐसे ही आते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक ट्वीट किया है, कोई भाई हैं अपने लेफ्ट के, क्या नाम है, अख्तरुल ईमान साहब को जीत की मुबारकबाद। यहाँ पर भी ईवीएम हैक नहीं होती है और ये ईमानदारी से मेहनत से चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ भी यह सलमा टीवी एआईएम के वारिस पठान ने कहा कि शाम तक हम कामयाबी मिलेगी, ये चुनाव जीत गए तो उसकी खुशी में ये भी यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर भी ईवीएम ठीक है, वोट चोरी नहीं हुई। ये यहाँ से शुभकामनाएं जीत रहे हैं AIMI के जो सीट्स आई हैं उनको लेकर। तो यहाँ पर भी ईवीएम ओके है, वोट चोरी नहीं हुई है। फिर बिहार विधानसभा चुनाव मजलिस के अख्तरुल ईमान 38,000 वोटों से जीते। यहाँ पर भी ईवीएम ओके है, वोट चोरी नहीं की गई है। यहाँ पर भी देखिए ये हैं भाई साहब, वही उनका ही ये अलग अलग अकाउंट से ट्वीट किया गया है, मिल्लत टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर भी सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पर भी ये मिस्टर कूल अवैसी साहब के सबसे भरोसेमंद सिपा सलार सीमांचल का और बिहार का शेर 38,943 वोटों से जीत गया। यहाँ पर भी इनके लिए वोट चोरी नहीं हुई है, ईवीएम हैक नहीं हुई है, ठीक है। बड़े भाई ओसामा साहब ने 30,000 से जीत हासिल की, बहुत बधाई हो विधायक जी। यहाँ पर भी ईवीएम ओके है और वोट चोरी नहीं हुई है। इन्होंने द न्यूज़ बास्केट, इन्होंने भी एक ट्वीट किया, यहाँ पर भी ओके है। इन्होंने भी एक ट्वीट किया, प्रोफेसर इलाहाबादी 1 नंबर का है ये, इसने भी ट्वीट किया ईवीएम यहाँ पर भी ओके है, वोट चोरी नहीं हुई है। क्योंकि जहाँ पर इनके प्रत्याशी जीते हैं वहाँ पर वोट चोरी का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर आ जाइए, AIM 5 जीती, कांग्रेस 4 जीती है। जिनके ऊपर दरी बिछाने वाली कौम ने अचानक से पैर के नीचे से दरी खींच ली। अच्छी बात है भाई, कांग्रेस के नीचे से दरी खींची है, क्योंकि कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक है और वो वोट बैंक अब ओवैसी ले जा रहा है। तो यहाँ पर भी इनके लिए ईवीएम एकदम ओके है, चोरी वोट चोरी नहीं हुई है। ये है वसीम अकरम त्यागी। मुबारक हो, कांग्रेस का खाता खुल चुका है। किशनगंज से कांग्रेस के कमरुल हुदा जीत चुके हैं। जहाँ पर इनके प्रत्याशी जीत रहे हैं वहाँ पर ईवीएम हैक नहीं हो रही है, वोट चोरी नहीं हो रही है। बाकी का अब मैंने आपको जितने भी अकाउंट दिखाए, आप जाकर इनके अकाउंट्स का एक बार प्रोफाइल चेक कीजिएगा। सारे के सारे वोट चोरी का रोना रो रहे हैं, ईवीएम हैक का रोना रो रहे हैं, क्योंकि आरजेडी हार गई, कांग्रेस चुनाव हार गई। लेकिन जो इनके प्रत्याशी जीते हैं वहाँ पर वोट चोरी का कोई नामो निशान नहीं है, ईवीएम हैक होने का कोई भी नामो निशान नहीं है। ये सोशल मीडिया पर बैठे वो नमूने हैं जो खुद ही थूकते हैं और फिर खुद ही चाट लेते हैं। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोग काम देखना चाहते हैं। पिछली बार आए थे तो 3-4 जगह गए थे जहाँ शुगर मिल था, मिल के बारे में बात की, ना इधर चीनी की बात की, कुछ नहीं। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली और बिना सोचे समझे बोलते हैं। तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मतलब आखिर आप तीसरी बार मौका मांग रहे हैं तो आप अपना तीसरी बार के लिए आप विजन भी नहीं बता रहे कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। वो वादे भी नहीं रिपीट कर रहे जो उन्होंने 14 और 19 में किया था। प्रधानमंत्री 2 बार हो चुके, 10 साल। सही बात है भाई, मोदी जी झूठ बोलते थे, उलूल जुलूल बातें करते थे, उनका कोई भी विजन क्लियर नहीं था। लेकिन हमारे तेजस्वी यादव राहुल गांधी का विजन एकदम क्लियर था कि बिहार के एक एक व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। बाकी का क्या आपको आरजेडी के मदन शाह याद है, जिनका टिकट काट दिया गया था, फिर सड़क पर रोते हुए नजर आए थे? एक बार आप लोग देखिए इस वीडियो को। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे, बेटा बेटी का शादी हम नहीं किए, बाप रे बहुत अन्याय। दलाल को जैसी कर दिया संजय यादव, अरे बाप, अरे बाप, 2 करोड़ 70 लाख रुपए लिया है संतोष कुशवाहा, संजय यादव लिया है। इन्होंने तेजस्वी यादव को श्राप दिया था कि तुम्हारी आरजेडी पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी और अंत में वही हुआ। बाकी का आरजेडी के चुनाव हारने के बाद से इनके पूरे घर में कलह मची हुई है। रोहिणी के साथ मारपीट करने की कोशिश की जाती है व उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। आप लोग खुद ही उनके द्वारा सुन लीजिए। परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा।
आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। अब आप खुद ही विचार कीजिए, जिस घर में उनकी बहन बेटियां बहुएं सुरक्षित ना हो, वो लोग बिहार की बहू बेटियों बहनों को क्या ही सुरक्षा देंगे। आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आपके सामने मेरे सामने बैठे। रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम बाद में बात आराम से अभी हम नहीं बात कर सकते। आप आराम से बात आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। हाँ, आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय अभी निकलते समय। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके, उनको मेरी चिंता हुई है, इसलिए उन्होंने बुलाया मुझे। मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। आरजेडी के चुनाव हारने के बाद रोहिणी के द्वारा सिर्फ ये सवाल पूछा गया जो संजय खुद को चाणक्य बताता है, उसके होते हुए फिर चुनाव हम हार कैसे गए, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। सिर्फ इस बात के साथ ही रोहिणी के साथ ये सब हो जाता है। बाकी का रोहिणी ने इस घटना के बाद 2 ट्वीट किए, उन ट्वीट्स को आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियाँ दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। इसके बाद रोहिणी ने एक और ट्वीट किया, मैं आपको वही पढ़ के सुनाता हूँ। कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूँगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त, यहाँ पे ये संजय की बात करेंगे क्योंकि वो हरियाणा से ही है, दोस्तों की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुर से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरी जैसी गलती कभी भी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। बाकी का आप लोग खुद सोचिए कि इनके घर में कितनी गंदी भसड़ मची होगी कि उन्होंने रोहिणी से ये तक बोल दिया कि तूने अपनी गंदी किडनी लगवा दी। और अब रोहिणी के इन ट्वीट से साफ साफ पता चल रहा है कि घर में अब किसकी चलती है। ना ही लालू की चलती है, ना ही राबड़ी देवी की चलती है, अब घर में सिर्फ तेजस्वी की ही चलती है। और उस तेजस्वी में खुद इतनी अक्ल नहीं है कि वो अपने घर के मामलों को कैसे हैंडल करे। शायद हो सकता है कि तेजस्वी यादव भी अब संजय व एक और व्यक्ति था रमीज, इनके गुलाम बन चुके हैं। रमीज का भी नाम इन्होंने ही लिया था रोहिणी आचार्य ने।
ठीक है, हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा? ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए, उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। अपने ही घर की बहू को मारा गया, पीटा गया, फिर घर से बाहर निकाल दिया गया। फिर इसके बाद अपने ही बड़े भाई को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और अब रोहिणी को भी मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके बाद घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मैं फिर से कहूँगा कि बिहार की जनता ने बहुत ही सही फैसला किया जो इस पार्टी को सत्ता में नहीं आने दिया। So clean. MashaAllah. Beautiful fade, brother. Welcome to Dubai. Style guarantee. ये हैं लखन मीना। इनका कहना है कि दुनिया के देश तेजी से विकास कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मणवाद नहीं है। और ये बेवकूफ खुद एआई से बनाई हुई वीडियो में अंतर नहीं कर पा रहा है कि ये वीडियो रियल है व एआई से बनाई गई है। बाकी का पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सूडान, सोमालिया, ये वो देश हैं जहाँ पर ब्राह्मणवाद शायद चरम पर है और इसीलिए इन देशों में लोग भुखमरी से मर रहे हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहाँ पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। जो भी करना हो कम से कम यार ये